दोस्तों 29 जुलाई 2020 को इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को 5 रफाइल जेट्स मिले। ये इंडियन एयरफोर्स की डिप्लीटिंग फ्लीट के लिए एक बूस्टर शॉट की तरह काम करेगा। लेकिन रफाइल डील अपने आप में ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरी रही। ऑपोजिशन और कांग्रेस ने बीजेपी गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली टारगेट किया और कहा कि ये रफाइल डील एक स्कैम है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुरुषार्थ अत्रेश है और आज के वैंटेज पॉइंट में बात करेंगे इस पूरी रफाइल फाइटर जेट्स की डील के बारे में और उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस की एलिगेशंस किस हद तक सही थी, उन पे बात करेंगे। और लास्ट में दोस्तों आप मुझे बताना पूरी वीडियो को सुनने के बाद कि ये डील इंडिया के लिए एक थम्स अप डील थी या फिर एक थम्स डाउन डील रही। 2001 में इंडियन एयरफोर्स ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नीड के बारे में बताया। उसी साल अटल जी की गवर्नमेंट ने RFI मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू करा। उसके बाद 2004 में आती है दोस्तों कांग्रेस की गवर्नमेंट और 126 MMRCA के परचेज को क्लियरेंस देती है। जून 2007 में एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रखा जाता है उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर AK एंटनी के द्वारा। उसके बाद 6 कंपनी शॉर्टलिस्ट होती हैं जो इंडिया को ये फाइटर एयरक्राफ्ट बना के देंगी। उसमें से फाइनली अप्रैल 2011 में 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट हुई, यूरोफाइटर और डसॉल्ट एविएशन। अब आप देख सकते हैं दोस्तों 2001 में एयरफोर्स ने डिमांड करी थी इन एयरप्लेन्स की और 2011 में 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी गई। मतलब अभी कुछ बनना शुरू नहीं हुआ, सिर्फ शॉर्टलिस्ट करी गई कंपनी इन 10 साल में। यूरोफाइटर इंडियन एयरफोर्स को देती टाइफून एयरक्राफ्ट और डसॉल्ट देती रफाइल। फाइनली 31 दिसंबर 2012 को डसॉल्ट सिलेक्ट होती है एज लोएस्ट बिडर इन 126 रफाइल एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, जिसमें से 18 एयरक्राफ्ट इंडिया को डायरेक्टली फ्लाईवे कंडीशन में डसॉल्ट देती और 108 एयरक्राफ्ट जो होते वो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया के लिए बनाती थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इस सेंस में, अगर मैं आपको बताऊं, इस डील के हिसाब से मैं बताऊं तो डसॉल्ट जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके रफाइल एयरक्राफ्ट बनाएगी वो टेक्नोलॉजी देगी वो HAL को, ताकि HAL इंडिया में उनको मैन्युफैक्चर कर सके। दोस्तों ये डील कभी एक फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने कहा था जो 108 एयरक्राफ्ट HAL बनाएगी थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनकी बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डसॉल्ट को लेनी पड़ेगी। इस पे डसॉल्ट ने जवाब दिया और बोला कि हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं मगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं कि आप किस प्रोफेशनलिज्म से ये एयरक्राफ्ट्स को बनाएंगे या फिर आप हमारे लेवल का काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम ये कैसे मान ले। इस वजह से हम आपके यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, बाकी जो 18 एयरक्राफ्ट्स हम आपको दे रहे हैं उसकी हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फाइनली ये डील किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाई और एयरफोर्स ने जो डिमांड करी थी 2001 में फाइटर जेट्स की उनको कुछ नहीं मिला। अब 2014 में आती है दोस्तों बीजेपी की गवर्नमेंट और 2016 में वो डायरेक्टली फ्रेंच गवर्नमेंट से 59,000 करोड़ की एक डील साइन करती है जिसमें फुली लोडेड 36 रफाइल एयरक्राफ्ट डसॉल्ट इंडिया को देगी। दोस्तों अब बात करते हैं कांग्रेस के कुछ आरोपों के बारे में जो उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाए। पहला आरोप कि ये वाली डील जो है रफाइल की जो बीजेपी ने साइन करी थी ये ओवर प्राइस्ड है। राहुल गांधी ने 2019 के जनरल इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए इस डील को एक मुद्दा बनाया, रफाइल डील को मुद्दा बनाया और बोला कि ये बीजेपी ने जो रफाइल डील साइन करी है फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ ये एक स्कैम है। राफेल हवाई जहाज हमारी UPA की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जैसे राहुल गांधी ने जो फिगर्स बताई हैं, अब ये कहां से आई ये सिर्फ इन्हीं को पता है क्योंकि जब डसॉल्ट के साथ कांग्रेस ने कोई डील साइन ही नहीं करी, कोई डील इंक ही नहीं हुई, तो प्राइसिंग डिटेल्स कहां से आ जाती हैं। अगर हम मान भी लें कि ये फिगर्स जो राहुल गांधी ने बताई हैं ये ऑफिशियल हैं तो इसमें वेपनरी कॉस्ट, मॉडिफिकेशन कॉस्ट और बाकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स होते हैं या फिर और
सारी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, और इसके साथ साथ 50 to 60 अनप्राइज कॉस्ट जिनको डसॉल्ट ने मिसलेनियस कैटेगरी में डाला था, वो सब इनमें राहुल गांधी ने नहीं बताई। ये प्राइस सिर्फ इनिशियल 18 एयरक्राफ्ट के लिए था, और जो बीजेपी की 2016 वाली डील थी उसमें ये सारी कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। इसके साथ साथ यूपीए की जो डील थी वो बेसिक एयरक्राफ्ट के लिए थी, और जो अभी की डील है ये फुली लोडेड एयरक्राफ्ट की है। कांग्रेस का दूसरा आरोप कि इस डील के लिए रिलायंस को एज ऑफसेट पार्टनर क्यों चूज करा गया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ऑफसेट का मतलब समझा दूं कि जब किसी भी फॉरेन कंपनी से इंडिया कोई भी सामान खरीदती है, जैसे कि इस डील में अगर मैं आपको बताऊं तो डसॉल्ट से हमने रफाइल एयरक्राफ्ट खरीदे, तो इसकी टोटल कॉस्ट है 59,000 करोड़, तो उसका 50% कितना हुआ 29,500 करोड़। तो ऑफसेट का मतलब हुआ कि डसॉल्ट अब इसका 50% जो 29,500 करोड़ का सामान है वो इंडिया के ऑफसेट सप्लायर से उसको खरीदना पड़ेगा। ये सामान किसी भी चीज के लिए हो सकता है, इस डील से बाहर जाके भी। अब ऑफसेट सप्लायर होगा कौन, तो ये डिसाइड करेगी डसॉल्ट। डसॉल्ट ने डिसाइड करा था कि टोटल 30 से 40 ऑफसेट सप्लाईज होंगे इंडिया के, उसमें से एक ऑफसेट सप्लायर उन्होंने चूज करा रिलायंस को। कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला कि रिलायंस को अननेसेसरली फेवर करा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। इसके जवाब में अरुण जेटली ने बोला कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में तब से कहते जा रहे हैं कि 1,30,000 मतलब 1,30,000 करोड़ के ऑफसेट्स डसॉल्ट रिलायंस से खरीदेगी। उन्होंने बोला जब डील ही 59,000 करोड़ की है तो 1,30,000 करोड़ के ऑफसेट्स कैसे हो सकते हैं। इसके बाद डसॉल्ट ने भी आके क्लियर करा और बोला कि वो रिलायंस से सिर्फ 4% तक का सामान खरीदेंगे। तो 29,500 करोड़ का 4% होता है दोस्तों 1,180 करोड़। दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी के स्टैंड की। तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने जो डील साइन करी थी उसमें एक 3.9% का एस्केलेशन क्लॉज था। मतलब 2007 से लेकर 2015 तक अगर इस एस्केलेशन क्लॉज को हम ऐड करें तो एक एयरक्राफ्ट की कीमत पड़ती 765 करोड़, और राहुल गांधी ने बताया कि एक एयरक्राफ्ट की कीमत 526 करोड़ थी। तो शायद वो ये एस्केलेशन क्लॉज बताना भूल गए या फिर उन्होंने डेलिबरेटली नहीं बताया। 2015 के एक्सचेंज रेट के हिसाब से जब 1 यूरो 75 रुपीस का था, उसके हिसाब से एस्केलेशन क्लॉज जो एस्केलेशन कॉस्ट थी ये काउंट होती। तो उस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि ये जो डील थी यूपीए वाली, ये 18 बेसिक एयरक्राफ्ट की थी। तो मतलब ये जो एक एयरप्लेन की कॉस्ट 765 करोड़ है, ये बेसिक एयरक्राफ्ट के लिए है। उन्होंने ये बोला कि बीजेपी के हिसाब से जो एस्केलेशन क्लॉज था वो था 3.5% का एज कंपेयर टू कांग्रेस के 3.9% का। तो अगर इस 3.5% के एस्केलेशन क्लॉज को ऐड करते हैं 2015 के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो एक प्लेन एक बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत पड़ती बीजेपी की डील में 696 करोड़। तो ये कांग्रेस की डील से सस्ता था। लेकिन जो करंट डील का रेट है ये फुली लोडेड एयरक्राफ्ट का है और इसमें एक एयरक्राफ्ट पड़ता है 1600 करोड़ का। तो यार ये तो महंगा हुआ। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि अगर हम वेपनरी कॉस्ट्स, मॉडिफिकेशन कॉस्ट और वेदर एंड टेरेन कंपैटिबिलिटी फिट्स या फिर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कॉस्ट है इसको ऐड करते हैं तो एक एयरक्राफ्ट 1600 करोड़ का ही बैठेगा। 2018 में पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में कांग्रेस, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन रखा। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है दोस्तों जब ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को अनफिट समझती है रूल करने के लिए, बेसिकली उनकी सरकार गिराना चाहती है। ये मोशन जो है ये सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है और इसके लिए एटलीस्ट 50 एमपीज की रजामंदी की जरूरत होती है। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी ने बीजेपी को टारगेट करा और बोला कि बीजेपी इस डील जो है रफाइल की डील है इसकी कॉस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आ रही। इसके जवाब में उस वक्त की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है जो उस वक्त के कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी ने डसॉल्ट के साथ साइन करा था। यह कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है दोस्तों जब आप कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स होते हैं वो आप पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आ सकते। इस पे 25 जनवरी 2008 को जो सिग्नेचर्स किए थे ए.के. एंटनी ने, निर्मला सीतारमण ने वो सिग्नेचर्स भी दिखाए पार्लियामेंट में। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से बात हुई थी
और उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कभी था ही नहीं। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद इमैनुअल मैक्रोन ने खुद पब्लिकली ये बात बोली कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज था जो 2008 में डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी ने साइन करा था, और उन्होंने ये भी बोला कि उनकी राहुल गांधी से इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं हुई है। राहुल गांधी आज तक इस बात को डिनाई करते हैं। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑपोजिशन के जितने भी चार्जेस हैं बीजेपी के ऊपर इस डील को लेके, अब उन पे जो रिट पिटीशंस फाइल हुई थी उनकी हियरिंग शुरू होगी। इसके बाद रफाइल डील की पूरी प्राइसिंग डिटेल्स और जो पूरी डील थी वो एक सील्ड एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट को दी गई। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी और उन्होंने बोला कि उन्हें इस डील में कोई करप्शन नहीं दिखा और वो सैटिस्फाइड है गवर्नमेंट की इस डील से। सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट के बाद कांग्रेस ने अपनी जेपीसी की डिमांड को और भी ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। जेपीसी दोस्तों होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी राहुल गांधी ने, और उन्होंने वहां पे पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन खड़गे साहब को अपने साथ बिठाया। उन्होंने वहां बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो कहा था कि वो सैटिस्फाइड है सीएजी की रिपोर्ट जो उन्होंने पीएसी को दी थी, इसके जवाब में खड़गे साहब जो पीएसी के चेयरमैन उन्होंने ऐसा बोला कि उनको कभी भी ऐसी कोई रिपोर्ट दी नहीं गई सीएजी की तरफ से। फाइनली 14 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपनी 2018 वाली जजमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बोलते हैं कि उन्हें इस डील में कोई भी करप्शन नहीं दिखी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्जी दे दी कि उनको इस डील में कोई करप्शन नहीं दिखी। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने बोला था कि बीजेपी को ये रफाइल डील की प्राइसिंग डिटेल्स बतानी चाहिए और इस पे खुल के सामने आना चाहिए। अब ये क्लियरली यही साबित करता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अभी तक भरोसा ही नहीं है। यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ शिरिन बबन दियो ने एक बयान दिया था और उन्होंने ये बोला था कि ये जो कंट्रोवर्सी है रफाइल डील को लेके, ये जबरदस्ती क्रिएट करी गई है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो ऑफसेट पॉलिसी होती है और जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है उसकी नॉलेज ही नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि उनका कौन सी पार्टी के लिए रेफरेंस था। उन्होंने ये भी बोला कि फाइनली इंडियन एयरफोर्स को ये रफाइल जेट्स मिले जिसकी नीड 2001 में बताई गई थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रखे और दोनों पार्टी का नैरेटिव आपके सामने रखा, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। इंडियन एयरफोर्स को इन रफाइल एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत है जब इंडिया अपने हॉस्टाइल नेबर्स से घिरा हुआ है। दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि ये डील इंडिया के लिए थम्स अप डील थी या थम्स डाउन डील थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ताकि उनको भी रफाइल डील के बारे में पता लगे और ये जो फैक्ट्स हैं जो आज तक कभी कहीं नहीं बताए गए उनको भी इनके बारे में पता लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक धमाकेदार वैंटेज पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।